गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप लोग सब। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के रिवीजन के ऊपर, तो चलिए बिल्कुल आखिरी सेशन हमारा आज का यानी कि फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए हाजिर है, तैयार है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हमारे दो मेन चैप्टर्स के ऊपर। एक है हमारा डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो साथ में बात करेंगे रेमेडीज के ऊपर। तो बहुत बढ़िया चैप्टर्स में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए इस पर बात करना हम लोग कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो देखिए क्या लिखा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सटिंग्विश, यानी जब दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि भाई चलो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। अब डिस्चार्ज का पहला जो सबसे कॉमन तरीका है बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ के आए, अगर पार्टीज एक्चुअल परफॉर्म कर देती है दोनों की दोनों पार्टीज, तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिस्चार्ज। या अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, यानी एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी अगर अभी परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं थी या थी जो भी कुछ है, तो वो अटेम्प्ट परफॉर्मेंस के थ्रू भी हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हैं। हाँ, एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरी ने रिफ्यूज कर दिया, तो बट ऑब्वियस है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान करके केस किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। दूसरा सबसे कॉमन तरीका आता है बच्चे लोगों की, जिस तरीके से एग्रीमेंट बनाया गया था यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट से, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाए, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से, और इसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करने वाली भी नहीं है। इसमें सबसे कॉमन तरीका है नोवेशन का, जहां पे पुरानी कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। आइदर सेम पार्टीज हो सकती है, डिफरेंट पार्टीज भी हो सकती हैं, बराबर। दो पुरानी कंडीशंस को हटा करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह पे फॉर्मेशन अगर कर लिया, तो फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का जरूरत नहीं रहेगा। ये अपने को ध्यान में रखना होता है नोवेशन में। ऑल्टरेशन क्या कहता है, चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटेरियल आइटम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पार्टीज, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां पार्टीज चेंज नहीं होती, सिर्फ आपने टर्म्स और कंडीशन में चेंज किया, पार्टी सेम टू सेम रहती है। जैसे अमाउंट में चेंज कर लिया, या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड था उसमें चेंज कर लिया, गुड्स की सप्लाई में चेंजेस कर दिए, तो वो सारा कहलाएगा ऑल्टरेशन। इसमें भी पुराना वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रेसेशन का मतलब दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली खत्म कर देती है कि भी जाओ, मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा, सामने वाले कहता है चलो मैं भी, मुझे भी परफॉर्म करने का इच्छा नहीं है, चलो दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से खत्म ही कर देते हैं। इट्स कॉल्ड रेसेशन। यहां पे भी एक दूसरे पर केस करने का सवाल नहीं। रेमिशन का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर सम और लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस, जिसके लिए आप लोगों को मैंने अकाउंट्स का जो हमारा कंसेप्ट है, जहां हम बात करते हैं कि पूरा अकाउंट हमने सेटल कर दिया, फुल्ली सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। बेस्ट एग्जांपल लिया था कि किसी पर्सन को मैंने 10,000 का गुड सेल किया और 10,000 रुपये अभी मेरे पास आना बाकी है, ठीक है। नाउ 9,500 में हमने फुली सेटलमेंट कर लिया, मतलब 500 का एक तरह से डिस्काउंट हो गया, तो लेसर सम एक्सेप्ट कर लिया, या लेसर परफॉर्मेंस सामने वाले की एक्सेप्ट कर ली। मैंने 10,000 की गुड सप्लाई किए, लेकिन उसका लेसर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करके हमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो अब उस रिमेनिंग 500 के लिए फ्यूचर में केस नहीं होगा। इट्स कॉल्ड सिंपली रेमिशन। ध्यान में रखना है। वेवर का मतलब जहां एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुकी है, एंड व्हेन अ पार्टी एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस, तो एक ने तो कर दिया, दूसरी पार्टी क्लेम करने के लिए एंटाइटल है, और यहां पे वो पार्टी जो एंटाइटल है, जिसका राइट है सामने वाले से परफॉर्मेंस मांगना, वो उस अदर पार्टी को रिलीज कर देती है अपने ऑब्लिगेशन से। बर्थडे वाला जो मेरा एग्जांपल था कि भाई मैंने लॉ पढ़ा दिया, बदले में आपको मेरा बर्थडे पे सिंगिंग करना है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन जब ये आपके परफॉर्मेंस का टाइम आया, उससे पहले मैंने मना कर दिया कि भाई चलो मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, जाओ, मैंने तुमको फ्री किया, ठीक है। या मार्केट से हमने गुड्स परचेस किए, तो कोई शॉप पे मैं गया, उन्होंने मुझे 1,000 रुपए के गुड्स बेचे, जब मैंने पैसा देने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आपसे पैसा नहीं लेंगे, तो इट मींस इट इज अ मैटर ऑफ वेवर। हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से वहां पे डिस्चार्ज हो गया, तो ये भी हमारे पास डिस्चार्ज का एक तरीका है। अब इससे कुछ पॉइंट्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट कहता है कि अगर कोई भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करते हैं तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बेनिफिट वापस देंगी। सेम उसी तरह से अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर होता है और उसमें दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से जो भी बेनिफिट लिए वो रिटर्न करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल अभी इन दिनों पिछले कोविड के टाइम पे जो एग्जाम्स हुए थे कि एक गुड्स के लिए एडवांस पेमेंट कर दिया गया, उसके बाद में ड्यू टू कोविड उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गई, और जो आपने एडवांस लिया वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का हमारा छोटा सा पॉइंट है। नाउ अब इसमें एक याद करने वाला पॉइंट था बच्चों, रेसेशन का कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे ऑफर का कम्युनिकेशन होता है। तो ये बस एक याद करने वाली चीज थी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करते हैं तो उसके कम्युनिकेशन के लिए वही रूल्स काम करेंगे जो आप लोगों को हमने प्रपोजल के कम्युनिकेशन के अंदर सिखाए थे। बिल्कुल एज इट इज काम करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट कहता है
if any promisee neglect or refuses to afford the promiser reasonable facility for the performance of his promise, the promiser is excused to any non-performance caused thereby. अब इसको प्रीवियस चैप्टर से अगर मैं मिक्स करूं तो वहां पे प्रोमिजर परफॉर्म करने को तैयार था कई बार और प्रोमिजर ने मना किया, ऐसे कुछ यहां पे है कि प्रोमिजर इज रेडी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, लेकिन प्रोमिसी जो है उसको रीजनेबल फैसिलिटी परफॉर्मेंस करने की प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यानी आप परफॉर्म करने को तैयार है लेकिन सामने वाला परफॉर्म नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्रोमिजर जो है वो भी एक्सक्यूज्ड हो जाएगा बराबर से टू नॉन परफॉर्मेंस की भी उसकी तरफ से कोई अब परफॉर्मेंस करने की उसको जरूरत नहीं है और न ही उसको लायबल माना जाएगा, उल्टा वो सामने वाले भी केस करेगा। मींस प्रोमिसर इज रेडी टू परफॉर्म बट रिफ्यूज्ड बाय द प्रोमिसी, तो ऐसे में प्रोमिसर इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम हिज रिस्पांसिबिलिटी एंड हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट अदर पार्टी फॉर कॉम्पनसेशन। ये 67 में भी अपने को दे रखा है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अभी डिस्चार्ज का एक और तरीका हमारे पास बहुत फेमस है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का। अब इसमें दो बातें बच्चे लोगों, हाँ, एक होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और एक होता है इनिशियल। इनिशियल का मतलब जिस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे उसी वक्त में कुछ चीजें इम्पॉसिबल थी, पहले से पता था कि वो गुड्स है ही नहीं या पर्सन की डेथ हो रही है, तो अगर दोनों पार्टीज को पता था या नहीं पता था, एक एग्रीमेंट मैंने आपके साथ किया कि मैं अपना एक शिप पे गुड्स आ रहे वो आपको सेल करूंगा और दोनों पार्टीज को नहीं पता था कि जब हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं उससे पहले दिन रात को ड्यू टू सम साइक्लोन वो जो शिप है वो डूब चुका है, तो दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है तो भी वॉइड है। अच्छा, दोनों पार्टीज को पता है कि शिप डूब चुका है फिर भी एग्रीमेंट कर रहे हो भाई, तो काहे को टाइम पास कर रहे हो, वो भी वॉइड हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में जो चीज इम्पॉसिबल है, अच्छा सब कुछ जो इम्पॉसिबल है वो वॉइड ही है। हाँ, कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज होती है जो पहले से नहीं थी बाद में हो गई, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज। और बढ़िया चीज ये बच्चों, जो चीज स्टार्टिंग से वॉइड थी वो हमारा एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट बना रही थी, और जो कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड थी लेकिन बाद में जाकर के वॉइड हो गई, मतलब इम्पॉसिबल हो गई, तो ये एक तरह से हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स हो गए जो स्टार्टिंग चैप्टर में भी हमने किए थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैरिज हॉल बुक कराया था और वो हॉल ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो या नहीं, हॉल डिस्ट्रॉय वाला तो अपना सब्जेक्ट मैटर में चलो अपन मान सकते हैं। इसमें अपना वो एग्जांपल, किंग के कोरोनेशन प्रोग्राम के लिए एक होटल का रूम बुक कराया और वो फंक्शन ही पोस्टपोन या कैंसिल हो गया, तो पर्पस फेल होना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर पर्सनल स्किल पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था और वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई या परमानेंट इनकैपेसिटी आ गई, या लॉ चेंज वाले एग्जांपल बच्चों स्टार्टिंग में सब आपको मैं बता चुका हूं ये। और अगर दो कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एनिमी नहीं थी, लेकिन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से पहले कोई वॉर स्टार्ट हो गई दोनों कंट्रीज की, तो भी ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है देखने में इम्पॉसिबिलिटी लगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे लोगों, डिफिकल्टीज हैं, वो इम्पॉसिबिलिटीज की कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाली है। तो सर वो क्या क्या हो सकती है, आइए वो भी आपको बता देता हूं। तीन चीजें बहुत सिंपल है। एक तो है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि इंक्रीज एक्सपेंसेस और अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी डू नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम प्रॉमिस। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया भाई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अभी मान लीजिए कि रॉ मटेरियल का रेट्स के अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, बराबर, या वो एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्ट के बढ़ गए, तो इस बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाह रहे हो, कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन सामने वाला डैमेजेस क्लेम करेगा, ये फिर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट नहीं माना, मतलब बाय इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना जाएगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और सूट फाइल हो सकता है। सेम वैसे ऐसे ये दोनों वर्ड मिक्स कर सकते हैं आप। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी आगे स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, ठीक है, या वही मटेरियल का या लेबर का बेसिस में चेंजेस हो गए, बढ़ गए, तो इन बेसिस को भी आप बहाना नहीं बना सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, अगर थर्ड पार्टी की डिफॉल्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं परफॉर्म हो रहा है तो भी बहाना नहीं बना सकते कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने का काम दे दिया, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वो टाइमली इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जो लेबर है वो नहीं आ रही है, तो मुझे थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस से क्या लेना देना, बराबर। तो इस चीज आप दूसरी लेबर मंगवाते और मेरा काम करवाते, है ना, तो ये जो चीज है कि थर्ड पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पाए, वो बहाना आप नहीं ले सकते हो, वो आपको एक्सक्यूज नहीं करेगा और यहाँ पे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। फिर टाइम लिमिटेशन एक्ट सबको पता है, 3 साल का टाइम भाई अगर निकल गया डेप्थ के बाद तो तुम्हारे हाथ से राइट चले जाएंगे, ये अपने को अच्छी तरह से पता है, 3 इयर्स वाला। कुछ चीजें ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी खत्म होती हैं, डेथ अगर हो गई पर्सन की, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या अनऑथोराइज ऑल्टरेशन। याद है आपको मैंने कहा था कि जैसे एक चेक ड्राफ्ट किया, ₹8 का चेक था, किसी ने
80 जीरो लगा दिया, स्पेलिंग भी EIGHT थी, आगे Y लगा दिया तो 80 चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन और ये उस डॉक्यूमेंट को जीरो या वॉइड बना देता है। सेम मर्जर जहां पे इंफीरियर राइट का सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाता है, सिंपल है कि मैं आपसे 10,000 डिमांड करता हूं और आप मुझसे 3,000 डिमांड करते हो, तो ये 3,000 यानी इंफीरियर अमाउंट इस सुपीरियर अमाउंट में आकर के एडजस्ट हो जाएगा। तो आप जो मुझसे मांगते हो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज और मैं आपसे रिमेनिंग 7,000 की डिमांड कर सकता हूं, एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट। दिस इज कॉल्ड सिंपली मर्जर। ये अपने को ध्यान में रखना है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी हमारे पास जबरदस्त पॉइंट है, वो है डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीके का ब्रीच बच्चे लोगों आप लोग जानते हो, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच हमारा वो है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था उस दिन, जैसे सपोज करिए कि अगर 20 जून को हमारे बीच में परफॉर्मेंस होना था और 20 जून को ही मैंने परफॉर्म करने से मना कर दिया या मैं नहीं कर पाया, तो इट इज अ मैटर ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उससे पहले मना कर दिया जाए, उससे पहले रिफ्यूज कर दिया जाए, जो डेट फिक्स थी उससे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया जाए, जैसे 20 जून को होना था और मैंने 15, 16, 17 कभी भी मना कर दिया कि भाई आई एम नॉट विलिंग टू परफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब एक्चुअल ब्रीच अगर होगा तो बट ऑब्वियसली सामने वाला सूट फाइल कर सकता है, लेकिन एंटीसिपेटरी मतलब 20 जून को कॉन्ट्रैक्ट होना था और मैंने मान लीजिए कि 17 जून को मना कर दिया कि आई एम नॉट विलिंग टू परफॉर्म, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं? मे आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड सू द अदर पार्टी, आप भी उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड मानो और मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर दो। दूसरा, आप चाहे तो वेट टिल डेट, यानी कि पर्सन 20 तारीख तक वेट कर सकता है कि शायद क्या पता आज मना किया और 20 तक परफॉर्मेंस हो जाए, और उस वक्त भी अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो पता ही अपने को भी सूट फाइल करने का राइट तो तभी मिला हुआ है। तो मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन द, और कॉन्ट्रैक्ट को स्टिल ऑपरेटिव रखना और उस टाइम का वेट कर लेना, और उस दिन अगर परफॉर्मेंस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो तब रेस्पॉन्सिबल कर लेना, केस तो आप तब भी कर सकते हो, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के बच्चे लोगों बहुत ज्यादा सुपर फास्ट एकदम, क्योंकि फास्ट ट्रैक हम लोग बात कर रहे हैं, समय कम है आप लोगों के पास में, और एक बार अगर आपने सब पढ़ लिया है तो मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के टोटल हमारे पास में यहां पे बच्चे लोगों 6 मेथड्स आप लोग को दे रखे हैं। सबसे पहला परफॉर्मेंस से हो गया, दूसरा हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो गया, तीसरा हमारा इम्पॉसिबिलिटी से हो गया, फिर हमारे पास में लिमिटेशन वाला जो पॉइंट है उस वजह से टाइम लैप्स ऑफ टाइम से, फिर हमारे पास में पॉइंट आया ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, इंफीरियर का सुपीरियर में आकर के मर्जिंग हो गया, उससे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपस के अंदर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर, ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमारे पास में था अनऑथोराइज ऑल्टरेशन अगर कर दिया जाए तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है ना। उसके बाद में लास्ट अपन ने पढ़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 2 चीजें हमारे पास थी, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के दिन पे अगर ब्रेक करते हो सेम डे सेम टाइम पे तो एक्चुअल ब्रीच हो गया, उससे पहले अगर ब्रेक कर दिया जाए तो एंटीसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, खत्म हो गया। नाउ अगर कोई भी पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियस रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अदर पार्टी क्या करेगी, अदर पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करेगी, और रिसाइन करने के साथ साथ ही एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे डिफॉल्टी पार्टी के अगेंस्ट में डैमेजेस का सूट फाइल करने वाली है सेक्शन नंबर 73 में। ठीक है, अब बच्चे लोगों को डैमेजेस हमारी 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की डैमेजेस हम यहाँ डिस्कस करने वाले, और एक हमारे पास में और आएगा बच्चे लोगों एग्जाम्पल हमारा लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये एक और तरीके है, ये 74 में दे रखी है, और ये सारी डैमेजेस हमको समझाइए सेक्शन नंबर 73 में। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमनली आप डिमांड करोगे वो होती है ऑर्डिनरी डैमेजेस, तो नेचुरली जो होती है, और इसके लिए रूल आप सबको पता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, मुझे सारा उस पर डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई गुड्स 50 रुपए में सप्लाई करने वाला था और मैंने यानी सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, वही चीज आपको मार्केट में 55 में अब खरीदनी पड़ी, तो आप 5 रुपीज के डिफरेंस से मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हो। ठीक है, बाई चांस मैं आपको 50 में सप्लाई करने वाला था, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मुझे बल्क में वो गुड्स जो है वो 47 रुपीज में निकालने पड़ गए, तो मुझे 3 रुपए का अगर लॉस हुआ है तो मैं ऑर्डिनरी डैमेजेस आपसे डिमांड कर सकता हूं। तो जो नेचुरल डैमेजेस अपने को दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्पेशल डैमेजेस, और सब जानते हैं आप लोग कि इनकी रिकवरी तभी होती है जब पार्टीज हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुराना एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए कि जिस वक्त में मैं कोई गुड्स, मैंने आपसे डिमांड की है कि मुझे कुछ गुड्स की रिक्वायरमेंट है, और एट द टाइम ऑफ एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया था कि मुझे गुड्स 5 दिन में इसलिए चाहिए कि मुझे आगे ये गुड्स किसी और को सप्लाई करने ही मैंने आपको बता दिया था। अब अगर आपने मुझे 5 दिन में गुड्स का सप्लाई नहीं किया
तो जो ऑर्डिनरी डैमेजेस हो रही है मुझे, वो तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा, प्लस जिसको मैं सप्लाई करने वाला था उसने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उससे मुझे जो डैमेजेस हुआ, मुझे जो नुकसान उठाना पड़ा, या वो जो मुझ पर क्लेम करेगा वो भी मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको सरकमस्टांसेस के बारे में बता दिया था, या मैंने बता दिया था कि देखो मेरा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट और आपके भरोसे पे हो रहा है, आप इधर सप्लाई करोगे तब मैं आगे सप्लाई करूंगा, तो ये नुकसान भी आपकी वजह से हुआ। अगर मैंने ये बात आपको नहीं बताई होती कि मैं आगे कहां सप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस ही मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं, स्पेशल नहीं कर सकता। विंडिकेटिव एग्जाम्पलरी बच्चों, दो एग्जाम्पल हमारे बेस्ट थे। अगर मैरिज का प्रॉमिस किया गया और तोड़ा है तो एग्री पार्टी यहां पे एक ऐसा डैमेजेस लेगी एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब बच्चों ये, अब इसमें कोई एक्चुअल कैलकुलेशन तो हो नहीं सकती है, तो एग्जाम्पलरी का मतलब क्या हो गया कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोर्ट अपनी तरफ से कुछ अमाउंट डिसाइड करता है, तो मैरिज प्रॉमिस ब्रेक हो और अगर किसी पर्सन के अकाउंट में पैसा था फिर भी बैंक ने गलती से चेक डिसऑनर कर दिया, तो ड्रॉवर जो है वो बट ऑब्वियस वो अपने बैंकर के ऊपर केस करेगा कि यार मेरा चेक तुमने गलती से डिसऑनर कैसे कर दिया, मेरी गुडविल भी खराब हो गई, तो उस बेस पे ये केस होते हैं। दीज आर कॉल्ड विंडिकेटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस वो है बच्चों जो लॉस ही नहीं हुआ, जैसा भी मैंने कहा था मैं आपको 50 में सप्लाई करने वाला था लेकिन आपने खरीदने से मना कर दिया। अब मार्केट में वैसे तो 47 कहा था मैंने आपको, लेकिन मार्केट में मुझे मजा आ गया, मार्केट में 52 रेट चल रही थी, तो मुझे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से 2 रुपए का फायदा मिल गया, ज्यादा में बिक गए मेरे कुछ। ठीक है, तो ऐसे में आपसे ऑर्डिनरी डैमेजेस तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोर्ट कहता है कि चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपने की ही है, तो मैं आप पे नॉमिनल डैमेजेस का केस कर सकता हूं। बहुत छोटी मोटी डैमेजेस होती है जो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। रिमोट डैमेजेस कभी भी रिकवर नहीं होती है। ऐसे जो इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा होता तो मैं ये गुड्स इसको बेच देता, फिर वो उसको बेचता, फिर मुझे ये बेनिफिट मिलता, फिर मुझे 4 ऑर्डर और मिल जाते, तो जो दूर के एक्सपेंसेस हैं जो आप रियल में है नहीं, सिर्फ आप फिक्शन के अंदर ऐसा डिसाइड कर रहे हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा होता तो मुझे ये बेनिफिट होता, मुझे ये बेनिफिट होता। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने लॉ पढ़ाने से मना किया, तो उस स्टूडेंट को मैंने कहा तेरा फीस वापस ले ले, डैमेजेस ले ले। अब वो कह रहा है अगर आप पढ़ाते तो मैं पास होता, फिर मैं इंटर पास करता, फिर मैं फाइनल पास करता, फिर मैं सीए बनता, मेरा 1 करोड़ का पैकेज होता, फिर मेरी शादी होती, जिससे होती उसका भी 1 करोड़ का पैकेज होता, तो हमको इतना नुकसान हो गया, अब ये सब आप भरोगे। दीज आर कॉल्ड रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस, वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। तो यही एक है जो रिकवर नहीं कर सकते हो। तो दीज आर सम डैमेजेस। ऑर्डिनरी जो हमेशा रिकवर होती है, स्पेशल जो सरकमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे बताओगे तभी रिकवर होगी। एग्जाम्पलरी मैरिज का प्रॉमिस ब्रेक किया, या ये बैंक के अगेंस्ट में होता है, ये दूसरा वाला जो एग्जांपल था, जो बैंक ने रॉन्गफुली चेक को डिसऑनर कर दिया। नॉमिनल जहां बगैर लॉस हुए भी चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो जस्ट टू एस्टैब्लिश डिक्री ऑफ द कोर्ट, एक तरह से कोर्ट का मान रखने के लिए भी हाँ आप कोर्ट में चले गए हो तो कोर्ट कुछ डैमेजेस इसमें दिलवा देगा। दीज आर कॉल्ड एग्जाम्पलरी डैमेजेस। फिर बच्चों को कुछ ऐसी डैमेजेस होती है जो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं डैमेजेस एग्रीड इन एडवांस। 2 तरह की होती है, लिक्विडेटेड और एक होती है पेनल्टी। अगर आपने पहले से डैमेज डिसाइड कर लिया कि यार अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो एग्री पार्टी को 10,000 रुपए क्लेम मिलेगा, अगर वो फेयरली डिसाइड किया है, प्री एस्टिमेटेड, तब तो लिक्विडेटेड है, और बिल्कुल अनफेयर तरीके से डिसाइड किया गया है तो फिर वो पेनल्टी कहलाएगी। अब अच्छा, अपने यहाँ पे रूल के हिसाब से बहुत सिंपल बात है बच्चे लोगों, यहाँ पे हमारी कोर्ट जो है वो चाहे आप लिक्विडेटेड में जाओ, चाहे पेनल्टी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोर्ट में हम जाते हैं तो कोर्ट हमेशा आपको रीजनेबल कॉम्पनसेशन ही दिलाएगी, भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में उससे ज्यादा डिसाइड किया है, कुछ भी किया हो बराबर से, लेकिन जो भी रीजनेबल होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट से कभी ज्यादा नहीं होगा। जैसे हमने आपस में 10,000 की, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 10,000 का कॉम्पनसेशन हम देंगे। अब एक्चुअल कॉम्पनसेशन 7,000 का हुआ तो 7 ही दिलवाएंगे, एक्चुअल 12 का हुआ तो 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। ये लॉ के अंदर क्लियर है। लेकिन अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी परफॉर्मेंस के लिए जो आपको पब्लिक ड्यूटी के हिसाब से कुछ काम करना था, जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने ऐसा बॉन्ड साइन कर दिया परफॉर्मेंस का, और वहां पे अगर कुछ भी ब्रीच हुआ किसी तरह का, तो उस केस के अंदर भले ही अमाउंट बॉन्ड भर के दिया हुआ था, ही शैल बी लायबल टू पे द होल सम मेंशन देयर। अब भले ही वो अनरीजनेबल हो, रीजनेबल हो, कुछ नहीं, बॉन्ड में जो लिखा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। फिर कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं बॉन्ड में तो 1 करोड़ लिखा हुआ है, एक्चुअल नुकसान तो 50 लाख ही हुआ है तो 50 लाख ही दिलवाओ। नहीं, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को आपने बॉन्ड भर के दिया है और पब्लिक ड्यूटी का अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जितना बॉन्ड में डैमेजेस है वो सब आपको चुकाना पड़ जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड प्री एस्टिमेटेड, प्री डैमेजेस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पहचानने के लिए। मैंने कहा था कि आप मेरा एक घर बना के मुझे देंगे और मैंने कहा कि ये घर मुझे 1 साल में आप कंप्लीट करेंगे, हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया। फिर हमने ये भी कहा कि अगर 12 मंथ से आप लेट करते हो
तो हर महीने का उस मकान का जितना किराया होता है वो आप मुझे दोगे, क्योंकि मुझे तो उस मकान को बनाने के बाद किराए पे देना है। तो अगर 12 महीने में आपने एग्री कर लिया है, अब आप 13-14 मंथ जितना लेट करोगे हर महीने का किराया दोगे, तो ये रीजनेबल है, समझ में आता है, लिक्विडेटेड है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि अगर 12 मंथ्स में आपने मकान बना के डिलीवर नहीं किया तो मकान की वैल्यू आप मुझे पूरी 5 करोड़ पे करोगे, मकान तो मेरा ही रहेगा प्लस साथ में उसकी वैल्यू भी आप मुझे देने वाले हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये पेनल्टी हो गया, जो हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, अनफेयर होती है, वो पेनल्टी के अंदर कवर है। ठीक है, चलिए जी, अब डैमेजेस का कैलकुलेशन मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों। बायर ब्रेक करे तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, ये ब्रेक करे तो डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और हर पार्टी को ट्राई ये करना चाहिए कि अपने लॉसेस को कम से कम करे। ऐसा नहीं कि सामने वाला दे रहा है तो आप लॉसेस को होने दीजिए, आप ट्राई ये करेंगे हमेशा कि आपको कम से कम लॉसेस हो। आप उन गुड्स को, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप इन गुड्स को और कहीं बेच सकते थे, आपने नहीं बेचा, जानबूझ के नहीं बेचा, और पूरा अमाउंट आप डैमेजेस का क्लेम करना चाह रहे हैं तो लॉ आपको नहीं दिलाएगा, तो ड्यूटी टू मिटिगेट लॉसेस है ही है। ठीक है, फिर आता है बच्चे लोगों, क्वांटम मेरिट क्या चीज होती है? एज मच एज अर्न, जितना काम प्रपोर्शन में कर दिया। एक पब्लिशर ने मुझे बोला आप हमारे लिए 10 चैप्टर लिखो, एक चैप्टर का हम आपको 10,000 रुपया देंगे, 10 चैप्टर आपको लिखना है, लाख रुपया आपको मिल जाएगा। मैंने उनके लिए 2 चैप्टर फ्रेम कर दिए, उनको डिलीवर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तोड़ो भले ही भाई, लेकिन मुझे जो 2 चैप्टर मैंने लिख दिए उसका कॉम्पनसेशन, उसका रेम्यूनरेशन तो पूरा देना पड़ेगा 20,000 का, प्लस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसके लिए तो मैं डैमेजेस का केस अलग से करूंगा ही, लेकिन ये तो मेरे मेहनत का पैसा, भी हक का पैसा, जितना काम उतना पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट किन किन केसेस में हुआ? जहां पे कोई एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, करने वाले का इंटेंशन फॉरवर्ड में करने का नहीं था, तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज, कोई सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट था और रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं थी, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहता है, हालांकि उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है, लेकिन उसमें भी अपन कहते हैं कि भाई किसी के पैसे पे आपको बेनिफिट नहीं लेने दिया जाएगा, तो यहाँ तो एग्रीमेंट किया तो देना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन वन पार्टी अबेंडन और रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक पार्टी ने मना कर दिया तो बट ऑब्वियस है, अबेंडन और रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर पार्टी क्वांटम मेरिट का केस करेगी, भाई जितना काम कर दिया उतना पैसा तो दो। ठीक है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था, और जैसे आपने कहा था कि किसी ने कहा कि 5 रूम्स आप हमारे पेंट कर दिया, मेरा वाला जो एग्जांपल है ये डिविजिबल का ही तो है कि एक चैप्टर का 10,000 रुपए आप मुझे देने वाले थे, मैंने 2 चैप्टर आपको दे दिए हैं, अब वो 2 चैप्टर आपने रख भी लिए हैं, तो आपने बट ऑब्वियस मेरी परफॉर्मेंस का एंजॉय तो कर ही लिया है, तो यू हैव टू पे फॉर दिस, भाई 2 का तो पैसा दो। और अगर इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मकान बना के देना है, अब 75% मकान बन चुका है, लेकिन अब अपने को लग रहा है बैडली परफॉर्म किया, ये तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तुमने, तो हम तो पैसा नहीं देंगे। जी नहीं, आपको देना पड़ेगा। व्हेन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज बैडली परफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन, बैड वर्क का डिडक्शन काट दो, लेकिन जिसने काम परफॉर्म किया आपको उसको पैसा तो देना पड़ेगा। मतलब काम किया उसने और अपने को काम पसंद नहीं आ रहा है, आप उसमें मकान को तो आप जैसे बुक्स में तो क्या था, डिविजिबल था कि भाई 5 चैप्टर का 10 चैप्टर का, एक चैप्टर का 10,000 हो रहा है तो 10 का 1 लाख हो रहा है, 2 चैप्टर के बराबर का पैसा दे दो। मकान में क्या करोगे आप, बैडली वर्क किया तो कितना पैसा काटोगे, तो बैड वर्क का पैसा काट सकते हो, लेकिन पैसा आपको देना तो पड़ेगा उसको। तो ये अपने को क्वांटम मेरिट में ध्यान में रखना है कि पैसा तो अपने को देना है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? बच्चों आखिरी 2 राइट, मतलब एक तो कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ोगे, आप भी डैमेजेस के लिए केस करोगे, और कुछ मैटर में क्वांटम मेरिट के लिए केस होगा। 2 और केस आखिरी आते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कई सारे मैटर जिनका कनेक्शन लैंड के परचेज सेल्स है, बिल्डिंग के परचेज सेल्स है, रेयरली अवेलेबल आर्टिकल्स या मेडिसिन या यूनिक गुड्स है, जिनके लिए पार्टीज की स्पेशल वैल्यू है, फीलिंग्स जुड़ी है मान लो, या नेसेसिटी जुड़ी है, और ऐसे में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया और सामने वाले ने तोड़ दिया, तो अगर कोई एंटिक के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, बिल्डिंग के लिए था, लैंड के लिए था, तो हम कोर्ट को कहेंगे सर डैमेजेस नहीं चाहिए, हमको तो सामने वाले से परफॉर्मेंस दिलवा दो, है ना। तो इसमें हम चाहते हैं सर डैमेजेस छोड़ो ना, आप तो उसको बोलो परफॉर्म करके दे, जो भी रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन था उसको परफॉर्म करे, ये अपने को ध्यान में रखना है। कि कई बार ऐसे है, लेकिन याद रखिएगा पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता है कि भाई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया तो कोर्ट के पास चले गए, नहीं साहब इससे शादी करवाओ ही करवाओ मेरी, वो सबका परमिशन नहीं। मेनली लैंड, बिल्डिंग, एक लैंड का कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेस करने का किया, सामने वाले को एडवांस भी दे दिया, फिर पता लगता है वो लैंड किसी और को बेच दी, मेरा एडवांस भी वापस करने को तैयार है और लैंड किसी और को बेच दी, तो मैं कोर्ट में जाके डिमांड कर सकता हूं कि नहीं सर मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सामने वाला परफॉर्म करे, लैंड मुझे ही बेचे, जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऐसा अपन कर सकते हैं डिमांड। आखिरी बच्चों
कॉन्ट्रैक्ट में कई बार जो नेगेटिव टर्म्स होती है उनको इंप्लाई करवाने के लिए हम कोर्ट का ऑर्डर लाते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर। ठीक है, ये भी यूजुअली तब काम आता है जब अपने को लगता है कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये होता है सिक्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद करो अपना सिंगर वाला एग्जांपल पुराना, कि भाई वो 6 महीने तक हमारे साथ गाएगा और बीच में ही उसने कहीं और ज्वाइन करने की बात कर ली, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 6 महीने तक हमारे अलावा और कहीं नहीं गाएगा। तो ऐसे में हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक वो और कहीं नहीं गा सकता है। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑर्डर, ही अपने को ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसको तब भी ला सकते हैं अपन, यार अपन एक एग्जांपल किया था जब अपन रेस्टोरेंट टू ट्रेड पढ़ रहे थे तो सर्विस एग्रीमेंट थे। एक डॉक्टर हमारे यहाँ ज्वाइन करता है और 5 साल तक हमारे यहाँ प्रैक्टिस करेगा, और 5 साल तक अगर छोड़ के जाता भी है तो उस एरिया में अपना प्रैक्टिस चालू नहीं करेगा। ये हमने एग्रीमेंट किया था, जो वैलिड एग्रीमेंट था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब 1 साल बाद ही उसने काम छोड़ करके खुद का उसने क्लिनिक वहीं पे खोल दिया, प्रैक्टिस चालू कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में इंजेक्शन ऑर्डर लेके आ सकते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट की जो नेगेटिव टर्म्स थी, नॉट टू डू फॉर 5 years, उसको हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कोर्ट से, लाइक अ स्टे ऑर्डर है, वो काम करने का उसको परमिशन रोक दिया जाएगा। ये भी हमारे पास में एक बड़ा राइट है बच्चे लोगों। तो यहां आकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। 5 बच्चे लोगों अपने पास में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज है। एक तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करो, डैमेजेस के लिए सूट फाइल करो, क्वांटम मेरिट के लिए कर सकते हो, जितना काम उतना पैसा। फिर जो गुड्स आपके लिए स्पेसिफिक वैल्यू के या लैंड बिल्डिंग हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिव टर्म्स को अप्लाई करवाना हो तो हम इंजेक्शन के लिए भी सूट फाइल कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आकर के अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा हो भाई, तो पिछले तीनों पार्ट्स का लिंक जो है वो यही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उनको जरूर देख लीजिएगा ताकि फटाफट रिवाइज करके आपकी तैयारी जो है वो मजबूत तरीके से हो सके। फिर आपसे मुलाकात होती है सोगा और पार्टनरशिप के रिवीजन को लेकर के। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।